जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। मैं हूं मोहम्मद सलामुद्दीन। आपको साइंस का जो है चौथा लेसन कंप्लीट कराने के लिए मैं आ गया हूं। इसमें जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी का चौथा लेसन जो है आपको कंप्लीट होने वाला है। जीव विज्ञान से उत्सर्जन और भौतिकी से विद्युत धारा, रसायन शास्त्र से कार्बन तथा कार्बन के यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इन तीनों को हम जानते इस वीडियो में। ये आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। तो चलिए धकाधक एकदम हम लोग जो है सीखते हैं। शरीर में हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी का जो है उत्सर्जन चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। तो शरीर में हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या उत्सर्जन कहते हैं? नहीं। क्या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं? जी हाँ, यही क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। उत्सर्जी पदार्थ जो ना काफ़ी हानिकारक है बॉडी में, इसको हर हाल में निकाल ही देना वाजिब है, नहीं तो आदमी को जान मार देगा ये। ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद देखिए उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से कौन जो है उत्सर्जी पदार्थ है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? जी हाँ, ये उत्सर्जी पदार्थ है, इसको निकाल देना जरूरी है। क्या अमोनिया है? जी हाँ, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया, क्या ये भी है? ये सब के सब खतरनाक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका क्या है? इनमें सभी के सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? क्या अमोनिया बनता है? जी हाँ, अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया बनता है एमिनो अम्ल के विखंडन से। ठीक ना। ये बहुत खतरनाक है। जब ये जाता है ना मूत्राशय में, तो क्या बन जाता है? यूरिया। जब यूरिया को आप पेशाब करते तो अमोनिया सॉरी यूरिया जो है ना, जब उसको पेशाब करता है आदमी, तो ठीक जो है 2 घंटा के बाद फिर क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। उत्सर्जन चैप्टर में आप पढ़े होंगे। आपकी तैयारी जो है ये टेस्ट के तौर पर हो रही है। ध्यान से पढ़िए। रोज दिन मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर पर आपका साइंस का एक एक लेसन करके मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अब जो है मैथमेटिक्स भी शुरू हो चुका है, सांख्यिकी उसमें का कंप्लीट हमने कर लिया। और उसके बाद जो है ना इसका 5वां लेसन और उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराने वाला हूँ। अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है? देखिए अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है। उसका जो है ना क्या होता है, अब उसमें किडनी तो होता ही नहीं है ना। और कूटपात से वो भोजन को अंत ग्रहण करता है, खाता है। झिल्ली, और इनमें कोई नहीं। तो देखिए इसमें देखिए झिल्ली नहीं कह सकते हैं। शरीर की सतह से तो वो त्याग करता है, लेकिन इसमें आप झिल्ली नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया है? सही जवाब है। अमीबा से बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। अब देखिए 5वां प्रश्न कर रहा है, अमीबा अमीबा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो देखिए विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया पूछ रहा है ना, किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन किसमें? अमीबा में। फिर देखिए 6ठा प्रश्न देखिए, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? देखिए किसके द्वारा पूछ दिया। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या बोला था? देखिए यहाँ पे राजधानी लिखा हुआ है शरीर की सतह। देखिए राजधानी द्वारा पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? और कूटपात द्वारा क्या होता है? अंतग्रहण होता है। शरीर की सतह से क्या हो जाएगा? उसका उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। 6ठा देखिए, 7वां देखिए, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग मतलब उत्सर्जी पदार्थ को जिस अंग द्वारा हम लोग निकालते हैं। त्वचा, जी हाँ, पसीना। पसीना इस माध्यम से तो आता ही है, तो ये पसीना हो सकता है। ब्रेक या किडनी, इसी को गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। तो त्वचा के द्वारा पसीना निकालते हैं। ब्रिक के द्वारा क्या करते हैं? ब्रिक के द्वारा पेशाब निकालते हैं, मतलब यूरिया निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। फेफड़ा द्वारा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक ना। अब देखिए कितना 8 नंबर प्रश्न, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग कौन है? देखिए त्वचा अभी हमने आपको बताया था, फेफड़ा भी बताया था, लेकिन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? किडनी है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? गुर्दा है। कौन है? गुर्दा। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, भूरा होता है। इसका आकार सेम जैसा होता है, और मनुष्य में इसकी संख्या 2 होती है। ठीक ना। आगे देखिए कितना नंबर? 9 नंबर, ब्रिक का आकार कैसा होता है? देखिए अभी हमने बोला, उसी से क्वेश्चन आ गया। ब्रिक का आकार सेम के बीज जैसा होता है। क्या होता है? सेम के बीज जैसा
होता है, ठीक ना। अब देखिए 10वां, उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उत्सर्जन में भाग लेते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है ना भाग लेते हैं क्या, उत्सर्जन में। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही जवाब। 11वीं देखिए, मनुष्य में किडनी होता है, मनुष्य में किडनी होता है, मनुष्य में किडनी होता है क्या, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा? जी नहीं, मात्र एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो, ठीक है, होता है। किडनी कितना होता है, दो होता है। ये उत्सर्जन का मुख्य अंग है। ब्रिक का रंग कैसा होता है, देखिए अभी हमने बताया था ब्रिक के रंग के बारे में, क्या पीला होता है, नहीं। नीला होता है, नहीं। भूरा और लाल होता है, जी हाँ, ये भूरा और क्या होता है, लाल होता है, भूरा है, यही भूरा मनी महाराज के वीडियो में क्या देखिए बहुत मस्त चीज है। ब्रिक की लंबाई कितनी होती है, ब्रिक की लंबाई क्या होती है, क्या देखिए ये होता है कितना, 10 सेंटीमीटर ब्रिक की लंबाई है। किडनी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी कुछ नहीं है। इससे भी क्वेश्चन देखिए आपका आ सकता है चौड़ाई से और मोटाई से भी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। ब्रिक का प्रवेश द्वार है, ब्रिक जो है ना, ब्रिक, ब्रिक में कुछ भी चीज आएगा ना तो वो हाइलम के द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा, हाइलम के द्वारा आएगा, ठीक ना। 14 देखिए, मूत्राशय की आकार होती है, भैया देखिए मूत्राशय की जो आकार है वो कैसा है। मूत्राशय की आकार क्या, सेम के बीज की तरह होती है, नाशपाती की जैसा, आलू जैसा होता है, इनमें को नहीं, देखिए नाशपाती के आकार का जैसा होता है। नाशपाती आप लोग खाते होंगे, उसी की तरह क्या है, इसका आकार है, ठीक ना। 15 देखिए, ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन को। एक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक ना। उसी नेफ्रॉन में होता है बोमाइन और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो अवशोषण करता है और बोमन पुनः अवशोषण करता है, रीऑब्जर्वेशन करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखा जाए, प्रत्येक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन होते हैं। देखिए अभी हम बता रहे थे वही क्वेश्चन वहाँ आ गया, नेफ्रॉन कितना, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। 17 देखिए, रक्त का पुनः अवशोषण कौन करता है, देखिए अभी यही सब मैं बोल रहा था, कौन, ग्लोमेरुलस, ये नहीं होगा, अवशोषण करता है, लेकिन पुनः अवशोषण पूछा है, कौन, पुनः अवशोषण, तो पुनः अवशोषण कौन करता है, बोमैन, कौन करता है, बोमैन। और इसी समय इसी के माध्यम से किडनी में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, रक्त का छानन भी होता है, ठीक ना। 18 देखिए, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्या है, देखिए मान लीजिए किसी आदमी का किडनी फेल हो गया, क्या हो गया, किडनी फेल हो गया, किडनी खराब हो गया है, तो ऐसे में रिसीव करके दिखा दीजिए, किडनी दोनों खराब हो गया, दोनों ले गया उड़ा के कौआ, तब में कैसे काम चलेगा। तो आदमी जो मानव कृत जो है ये मशीन बनाएगा, उसको कृत्रिम मशीन कहते, क्या कहते हैं, कृत्रिम मशीन कहते हैं। तो कृत्रिम मशीन के माध्यम से क्या होता है, डायलिसिस होता है, डायलिसिस होता है, इसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन अब जो है 19 देखिए, पौधों में उत्सर्जन के लिए मुख्य क्या है, पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है हाय, पौधों में उत्सर्जन जो होता है ना, देखिए रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, हरिपति द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो उत्सर्जन जो होता है ना ये रंध्र द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। तो आप ये कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। हरिपति द्वारा नहीं होता है जी। अब चलिए कितना नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, पादप में अपशिष्ट पदार्थ संचित रहता है, पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है, ये देखिए पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें सभी में। पत्तियों में तो नहीं रहते हैं, छाल में हो सकता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए कितना, 21 नंबर, चीर पौधे का अपशिष्ट पदार्थ क्या है, चीर पौधा जो है ना उसका अपशिष्ट पदार्थ है रेजिन, कौन है, रेजिन।
चीड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा? रेजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिन। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए और अपने छोटे छोटे भाई बंधुओं बहनों किसी को भी अगर पढ़वाना चाहते हैं, मैट्रिक लेवल का खूब अच्छा तैयारी करवाना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप प्लीज़ एक बार जो है ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया बाजार समिति गेट के सामने जो है चाइनीज़ डॉक्टर जो बैठते हैं उससे थोड़ा सा आगे मैं पढ़ाता हूँ। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इंडियन कोचिंग सेंटर से रब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है 22। मूत्र में रहता है, भैया मूत्र में क्या रहता है? अब देखिए, मूत्र में अमोनिया रहता है, यूरिया रहता है, प्रोटीन रहता है। देखिए मूत्र जो रहता है ना, जब आदमी उसको त्याग करता है उसमें क्या रहता है? यूरिया रहता है। क्या रहता है? यूरिया बहुत ज़्यादा रहता है। कितना? 90%। कितना? 90% रहता है। जब दो घंटा हो जाता है ना, जब 2 घंटा हो जाता है तो 2 घंटा के बाद यही यूरिया अमोनिया में बदल जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है? वास करता है, बहुत ज़्यादा गंध देता है। तो मतलब अपने घर द्वार में जो लेटरिन बाथरूम है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जहरीला, तो बहुत बीमारी फैलाता है। अब देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। क्या चीज़ का? केमिस्ट्री का। कार्बन के अपरूप। देखिए ये बार बार क्वेश्चन हम ही जो सेट करते हैं ना, तो उसमें बार बार ये कार्बन आपका आता है। क्या आता है? कार्बन। तो ये किसका अपरूप है? ध्यान रखिए। हीरा का? जी हाँ, हीरा का है। ग्रेफाइट का? इसका भी है। बकमिस्टर फ्लोरीन इसका भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 24 देखिए, प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? ठीक ना, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? मतलब प्रयोगशाला में जब बर्जीलियस जो है ना साफ साफ अनाउंस कर दिए जीवन शक्ति का सिद्धांत देते हुए कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को कदापि नहीं बनाया जा सकता है, वो केवल जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। उन्हीं का चेला कौन? वोहलर इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लिया और जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को बना करके दिखा दिया। मतलब गुरुजी के बातों को काट दिया, गुरुजी को साफ उनके कथन को बलात्कार कर रख दिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यूरिया। क्या है? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना प्रयोगशाला में? यूरिया बना। क्या बना? यूरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अभी हम नाम लिए थे बर्जिलियस का। किधर है बक्चोनराई? इधर है। इसको तो साफ धजिया उड़ा दिया। कौन? इसी का चेला बोलर हुआ। 3 लाख से ज्यादा बना दिया। 3 लाख। अब देखिए 26। OH क्रियाशील मूलक है किसका? OH क्रियाशील मूलक है किसका? तो OH जो है ना, क्या एल्डिहाइड का है? नहीं, एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है? CHO होता है किसका? एल्डिहाइड का। अल्कोहल का? हाँ जी हाँ, अल्कोहल का ही क्या है? OH है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आपका सही आंसर हो गया। 27 देखिए, CnH2n+2 CnH2n+2 ये जो है ना सामान्य सूत्र किसका है ये पूछ रहा है। CnH2n+2। तो आपको हम एक चीज़ बता दें, आप हमेशा याद रखिएगा एक ट्रिक, जोरो छोरो घटाओ, जोरो छोरो घटाओ। जोरे मतलब CnH2n+2। इसमें 2 क्या हुआ? जोड़ दिया गया। इसमें छोड़ो CnH2n छोड़ दिया, मैं 2 न जोड़े न घटाया। इसमें क्या घटाओ? CnH2n-2। देखिए हमें घट गया, हमें छूट गया, हमें जुट गया। जोरो छोरो घटाओ। इसको कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन। याद रखिए, इसको कहा जाता है एल्कीन। क्या कहा जाता है? एल्कीन। और इसको कहा जाता है एल्काइन। इसको क्या कहा जाता है? एल्काइन। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाला को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बाकी दो को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो देखिए एक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इसलिए देखिए ज्ञान कितना है, आदमी प्रैक्टिस करता है, जानता है, इसलिए बता रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके घर के बच्चे काफ़ी तरक्की करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कोचिंग में अपने बच्चों को भेजिए चकिया में। मैं आपके गारंटी के साथ आपके बच्चे को भविष्य को उजाला कर दूंगा, ठीक ना। यह मेरा मेहनत का भरोसा, मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ। देखिए CnH2n+ किसका सूत्र हो जाएगा, एल्केन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एल्केन का हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए कितना नंबर, 28 नंबर, एकल बंधन होता है। देखिए अभी हम बता रहे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन होता है CnH2n+2। तो वह किसका सूत्र था, एल्केन का था। किसका था, एल्केन का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा तो हर क्वेश्चन का आंसर किसी न किसी से संबंधित रहता है। प्रोपेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, देखिए प्रोपेन का सूत्र बताते हैं आपको। प्रोप कितना, देखिए मेथ एथ प्रोप कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। कार्बन नंबर कितना, और एल्केन ग्रुप का तो डबल से 2 ज़्यादा होगा, तो 3 दूना 6 व 2 कितना हो गया, 8। इसका क्या बना लीजिए, इसका बना लीजिए 1 2 3 संरचना सूत्र बना लीजिए, मस्त हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सब पर कितना चला जाएगा, हाइड्रोजन। इस सब पर क्या होता है, इस सब पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। अब चलिए गिनिए, अब सबको गिन के आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। तो सहसंयोजक बंधन कितना हो गया, 10। सिर्फ उसके बॉन्ड को गिन ले, काउंट कर लीजिए, उसके जो बॉन्ड है उसे, यानी बंधन, बॉन्ड माने बंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन होता है ना, इसको गिन लीजिए। एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह अभी हम बताए थे किसी न किसी क्वेश्चन में। ये तो किसका था, ये था एल्कोहल का, ठीक है। सी जो है ना, ये जो है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, एल्डिहाइड का है। क्या है, एल्डिहाइड। चलिए आगे देखिएगा, 31 नंबर, बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। क्या होता है, C6 और H6। इसका संरचना भी ध्यान रखिएगा, बड़ी कमाल का होता है। इस तरह से होता है, इसका क्या है, चित्र है ये। तो C6H6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब देखिए 32, देखिए कितना नंबर, 32, COOH। ये क्या है, COOH, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। तो एसिटिक रहता था कार्बनों की संख्या 2 रहता, प्रोपेनोइक रहता तो कार्बनों की संख्या 3, ब्यूटेनोइक पर 4। इस तरह से फॉर्मिक अम्ल क्या है, 1 नंबर के लिए क्या है, बहुत बढ़िया आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए कितना नंबर, 33, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न में होती है तब क्या होता है। प्रतिस्थापन से भैया आपको हम बात बता देते हैं, बड़ी बढ़िया चीज़ है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में भी ये ना 5 अंक में पूछता है, कभी 3 अंक में भी, 2 अंक, हर चीज़ में ये पूछ लेता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना, कोई भी एल्केन समूह को आप लेते हैं, जैसे मेथेन ले लिए, और इसके साथ क्लोरीन परमाणु को जब सनलाइट में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे ना, तो एकाएकी करके ये चारों हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और इसके साथ 4 को क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। इसको क्लोरोफॉर्म कहते, क्या कहते, क्लोरोफॉर्म कहिए या कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहिए या आप इसको कह दीजिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत झकास चीज़ है।
तो इस तरह से देखिए हिसाब से बोले प्रतिस्थापन, तब क्या होता, क्या बनता है, क्या मीथेन बनता है? जी नहीं, ये तो भाग लेता उसमें। मेथेनॉल बनता है? नहीं, मेथेनॉल नहीं बना। कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसी को जो है या में करके क्लोरोफॉर्म लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम बढ़िया है आपका, यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 34, त्रिबंधन किस में होता है? त्रिबंधन देखिए अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। एल्केन में एक बंधन, एल्किन में दो बंधन, एल्काइन में तीन बंधन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से एल्काइन किधर किधर? चल इधर। ऑप्शन नंबर सी एज द क्या हो गया? राइट आंसर। 34 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? क्या पेंटेन है, क्या ब्यूटेन? देखिए एल्केन ग्रुप से है, एन जुड़ा हुआ है, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा ब्यूटीन। ये एल्किन ग्रुप से, तो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा प्रोपाइन। ये क्या है? एल्काइन से, तो इसमें क्या होगा? ट्रिपल बंधन होगा। तो बता रहा क्या? संतृप्त। संतृप्त सिंगल बंधन वाले को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर। बाकी ये दो को पूछता ना तो ये दोनों असंतृप्त हो जाता। चलिए आगे देखिए, एसिटिक एसिटिलीन का सूत्र है। एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2, ठीक ना। ये साधारण नाम है, मतलब साधारण नाम, IUPAC नाम आप पढ़ते होंगे ना चैप्टर से। ये बहुत बड़ा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, आसान नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ो दोस्तों। एग्जाम का तुम लोगों का टाइम है, लगन भी है, एकदम दिन में जज्बा जगाओ, एकदम पढ़ो, ठीक ना। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। काफ़ी पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन क्या? एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 3 नंबर पर जा रहा है। जोरो छोरो घटाओ, क्या है? जोरो छोरो और घटाओ। यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। CnH2n-2, CnH2n-2, ये आपका क्या हो गया? एल्काइन का सामान्य सूत्र हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर देखा जाए 38, जीवाश्म ईंधन इनमें कौन है? जीवाश्म ईंधन इनमें कौन है? पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है? जी हाँ, तीनों के तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तीनों के तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और डी कर रहा है इनमें सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 39 देखिए, कार्बन कार्बन के बीच कौन बल लगा रहता है? कार्बन कार्बन के बीच कौन बल लगा रहता है? तो कार्बन कार्बन के बीच जो है ना, मतलब वांडर वाल फोर्स लगा रहता है। कौन सा? वांडर वाल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे कार्बन कार्बन के बीच की हम बात बताते हैं, तो देखो ये कार्बन है और कार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन बॉन्ड के द्वारा ये क्या रहता है? बढ़ा रहता है, क्या? बल, फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स के माध्यम से ये क्या रहता है? ये दोनों कार्बन जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। चलिए 39 देखा जाए, पृथ्वी पर कार्बन कितना प्रतिशत है? कार्बन कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में 0.03%। ये है कार्बन कितना प्रतिशत? 0.02% कौन है? कार्बन है। कहाँ? पृथ्वी पर। फिर भी देखो कार्बनिक यौगिक कितना लाखों में। 21% ऑक्सीजन है, 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक ना। इसे भी आप लोग याद रखिए। 41, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? अब देखो क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स से आ गया। आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। अब देखिए 42 देखिए, परमाणु के मौलिक कौन है? परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के एटम का सबसे क्या है? छोटा कण है, ठीक ना। विद्युत परिपथ में गतिशील कण कौन है? क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ता है? जी हाँ, यही दौड़ता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? ये तो नाभिक में क्या है? असमौज करते हैं। देखिए यहाँ पर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक में रहता है, और इसके चारों तरफ जो है ना बाहरी कक्षा में कौन, इलेक्ट्रॉन गति करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक ना। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखिए प्रोटॉन मतलब P से प्रोटॉन और P से प्लस, तो इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और N से न्यूट्रॉन, N से नॉट, इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता, और जो बच गया चार्ज दुग रहता है प्लस, जब प्लस इस पर आ गया इस पर कुछ नहीं, तो बच गया कौन, इस पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज हो जाता है। इस आगे देखिए इनमें आवेशहीन कौन कौन, देखिए अभी बताए थे, अभी ये आ गया, आवेशहीन कौन है, ये पर तो प्लस होगा, ए पर क्या होगा, कुछ चार्ज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 45 देखिए इनमें कौन विद्युत का सुचालक है, इनमें कौन विद्युत का सुचालक है, शुद्ध जल, कांच, सूखी राख या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है, क्या है, विद्युत का सुचालक है। कांच में तो करंट नहीं मारेगा, हवा में नहीं मारेगा, जल, शुद्ध जल में नहीं, अशुद्ध जल में क्या होता है, वो करंट मार देता है। ऑप्शन नंबर चलिए आपका डी सही हो गया। 46 देखिए विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 46 हो गया। 47 देखिए एम्पियर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर ऐसा ही मात्रक है विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। जिस पथ पर आवेशों का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जिस पथ पर आवेशों का प्रवाह होता है वो कहलाता है विद्युत धारा, सॉरी विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी आपका एकदम क्लियर आंसर हो गया। 49 देखिए इनमें किसे श्रेणी क्रम में सजाया जाता है, श्रेणी क्रम में सजाया जाता है किसको, आ मीटर को, मतलब ए मीटर भी लोग कहता है, क्या कहता है, ए मीटर मतलब आ मीटर को क्या करते हैं, विद्युत, इसको श्रेणी क्रम में सजाया जाता है, कहाँ, श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। 50 देखिए इनमें किसे समांतर क्रम में सजाया, तो भैया उस श्रेणी क्रम में क्या था, एमीटर था, तो समांतर क्रम में कौन आ जाएगा, वोल्ट मीटर, कौन आ जाएगा, वोल्ट मीटर। देखिए ए मीटर जो है ना विद्युत धारा के परिमाप बताता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को बताता है। तो विभवांतर मापने वाली युक्ति को क्या कहेंगे, विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने वाली को ए मीटर कहते हैं। बड़ी ध्यान से समझा जाए। 51 देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे, ये इसका काम ही होता है आवेशों को क्या करे, विरोध करे, विद्युत धारा का विरोध करना, प्रतिरोध। इसको खोज किए थे कौन, ओम साहब, कौन, ओम साहब, तो इसलिए ओम क्या हो गया, ओम इज द राइट आंसर। आगे देखिए ओम के नियम में अचर ताप किसको कहा जाता है। देखिए ओम साहब ने स्पष्ट कह दिया था दो सिरों के बीच विद्युत धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा उत्पन्न विभवांतर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। एक शर्त रहेगा, क्या वो शर्त है, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो तब। तो अचर ताप किसको कहते हैं, आर को कहते हैं। देखिए आई मतलब विद्युत धारा, बी मतलब विभवांतर, आर मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो यही क्या है, यही अचर ताप है, कौन, आर, रेजिस्टेंस। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के, यहाँ पर देखिएगा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के क्या, तो अभी बोले थे ना ओम साहब का नियम ही दे दिया है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते, क्या होता है, समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 देखिए यदि तार की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, देखिए प्रतिरोध जो ना निर्भर करता है लंबाई चौड़ाई पर, तो लंबाई पर साफ साफ बात कहा जाता है। यदि चालक, ये जो है ना मतलब चालक, और उसको जितना लंबा करिएगा उतने गुना क्या बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो देखिए लंबाई कितना गुना गया है, 4, अगर 5 गुना करेगा तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 4 गुना कर दिया तो 4 गुना उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है।
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या था? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, थोड़ा देर पहले आया था ना। नहीं, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता पूछा है। प्रतिरोधकता ठीक से पढ़ियो जी, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका जी? तो वो होता है चांदी। कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालन किस में होता है? चांदी में होता है, ठीक ना। बहुत महंगा होता है। हमारे गांव में ना इसी का तार पोल पर टंगाता है। इतना आदमी ईमानदार है, चुराता नहीं है, ठीक ना। लेकिन वही वृंदावन में ना पूरा चुरा लेता है, सब एल्युमिनियम के तार पोल से ही गायब कर देता है, बकलोल से कहीं के। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था। तब तक के लिए देखिए, दीजिए मुझे इजाज़त। इंडियन कोचिंग सेंटर के संचालक मोहम्मद सलामुद्दीन मैं हूँ। फिर से जो है आपके अगला बार जो विज्ञान का क्वेश्चन आएगा वो लेसन नंबर 5 से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। तो आप आवर्त सारणी, मानव मस्तिष्क और क्या करिए, जो है चुंबकीय प्रभाव, वो मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ के रेडी रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।